सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के इंग्लिश सब्जेक्ट के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट के लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे आपको उसकी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, लर्नर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम। दोस्तों, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ये एक लैंग्वेज को सीखने का माध्यम है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी विचारधाराओं को रखते हैं और आप एक दूसरे से डिबेट करते हैं। जिस तरीके से आप जब किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं आप उसमें जितना अधिक से अधिक स्पीक करोगे, आप जितना अधिक से अधिक उस लैंग्वेज को बोलोगे, वो लैंग्वेज क्या होगा, आपको उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, यानी कि आप उस लैंग्वेज को जितना पढ़ोगे आप उसको उतना ही सीखोगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी भी दिया है लर्नर सेंटर्ड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर दो लोग टॉक कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच से, तो ऐसा नहीं कि केवल जो लर्नर है, जो केवल सीखना चाहता है, बस उसी के ऊपर सेंटर रहेगा, ऐसा नहीं है। जो सुन रहा है बात को वो भी इसमें माध्यम है और जो बता रहा है अपनी बात को उस भाषा में वो भी माध्यम है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, ये सभी क्या है, मेथड एंड अप्रोचेस हैं इंग्लिश टीचिंग के, चाहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे कम्युनिकेटिव अप्रोच हो। इन सभी की ऑलरेडी मैंने क्लासेस ली हैं, सभी को मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स में आप सभी को पता है। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन इज एनी शेप और फ्रॉम इज बैनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग and of the bilingual dictionary. Who say this statement? John Keats, Manson and Patel, Robert Peary या फिर none of these। दोस्तों, ये कथन था मेंसन एंड पटेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है comprehension simply means understanding written page, explaining written page, both A and B और none of these। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अनसीन पैसेज किया होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आता था। उसमें से आपको क्वेश्चन छांट करके उसके आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन उसके नीचे दिए होते थे पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने होते थे और आपको उसके आंसर लिखने होते थे। तो कॉम्प्रिहेंशन भी वही चीज है। तो अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, यानी कि जो भाषा लिखी गई है, जो चीज उसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है पैसेज में, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करिए जो चीज लिखी गई है और उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाए जो लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स या नन ऑफ दिस। मैंने आपको बताया है कि कम्युनिकेटिव में मतलब कम्युनिकेट का मतलब ही होता है दोस्तों कि एक दूसरे से अपनी बातों को कहना, तभी कम्युनिकेशन बनता है, तभी संप्रेषण होता है। आप सभी लोगों को पता है संप्रेषण क्या होता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अच्छे से मैंने बताया था कि संप्रेषण का मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात। ठीक है, दो लोगों के बीच में भी हो सकती है या फिर एक टीचर है वो क्लास के सभी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके का भी कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेट अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस भाषा को बार बार बोलोगे, बार बार आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे, तो कोई भी चीज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज के लिए, वो भाषा आपको उतने ही अच्छे से आएगी। तो प्रोनाउंसिएशन स्किल
अच्छी होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच से, कम्युनिकेट करने से। भाषा को अधिक से अधिक जितना आप बोलोगे, जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो भाषा आपको उतनी अच्छी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सब ऑर्डिनेट क्लास आर एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और ऑल ऑफ दिस। दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लास एडजेक्टिव क्लास भी है, एडवर्ब क्लास भी है, नाउन क्लास भी है, ये सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, underline the subject in the following sentence. Radha was grateful to her teachers for their kind help. इसमें हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, सब्जेक्ट कौन होता है? आप देखिए यहाँ पर राधा was grateful, तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है। किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राधा है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवर्ब क्लासेस आर टाइम, प्लेस, पर्पस और ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जो एडवर्ब क्लास होते हैं वो टाइम, प्लेस और पर्पस को बताते हैं। जैसे कि हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं, एज लॉन्ग एज टाइम में आएगा। इसके अलावा एज इफ है, इसके साथ ही आल्दो है। ये सभी क्या है? ये सभी टाइम, पर्पस, प्लेस को बताते हैं। तो इस तरीके से ये सब एडवर्ब क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द बॉय इज जंपिंग। द बॉय लड़का है, तो ये क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो लड़का क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। 3, 1, 2 और 4, इसमें कितने नाउन का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में? यहाँ इस सेंटेंस में आगरा लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, इसमें 3 नाउन है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आगरा है प्रॉपर नाउन। इसके अलावा यमुना भी है, किसी का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर ये बैंक दिया हुआ है, किनारा। बैंक का मतलब किनारा होता है, आपको पता है। और ये होता है कॉमन नाउन। तो इसलिए यहाँ पर 3 नाउन है, आगरा, बैंक और यमुना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। नो बसेस एंड टैक्सीज वर रनिंग डैश द रोड एट, इन, ऑफ और ऑन। दोस्तों नो बसेस एंड नो टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ऑन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। द थीव्स saw the policeman and dash away. थीव्स saw the policeman, चोरों ने जैसे ही पुलिसमैन को देखा, वो क्या हुए? वहां से भाग गए, यानी कि रैन अवे। तो ऑप्शन ए जो है रैन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम रैन भरेंगे, रन का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, which type of following sentence I have found the book that I had lost। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर नन ऑफ दिस। आप सभी को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर आप देखिए, आई हैव फाउंड द बुक, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद दैट से जुड़ा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई हैड लॉस्ट, यानी कि मैंने वो बुक पा ली है जो मैंने खो दी थी। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। राजधानी, फास्ट, एक्सप्रेस और द। दोस्तों अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। राजधानी एक्सप्रेस क्या है? एक ट्रेन का नाम है। इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन भी क्या है? ट्रेन तो ट्रेन ही है, यानी कि रेलगाड़ी है। तो बचा क्या? फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। जब किसी चीज की विशेषता जहां पर बताई जाती है वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अक्सर हम लोग किसी की क्वालिटी बताते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या है? किसी की क्वालिटी है, यानी कि इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इस तरीके से किसी व्यक्ति की अगर कोई विशेषता आप बताते हो तो वही उसका क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं
ये मैन बहुत चूजी है या ये गर्ल बहुत चूजी है। चूजी का मतलब कि ये ऐसे व्यक्ति जिन्हें बहुत कम सामान पसंद आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप कहते हो ये पर्सन बहुत चूजी है। तो चूजी भी क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही चूजी है, बहुत ही कम चीजों को पसंद करता है। तो चूजी भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन, तो जो फास्ट है यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहा है किसकी, ट्रेन की। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही तो बताता है, आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज ए लार्ज नॉइजी सिटी। इसमें हमें ढूंढना है एडजेक्टिव। तो आगरा इज ए लार्ज, लार्ज हो गया और नॉइजी हो गया। आगरा क्या है, बड़ा भी है और शोरगुल वाली सिटी है, यानी कि हमेशा यहाँ पर क्या होता है, शोर होता रहता है। नॉइजी सिटी, हलचल होती रहती है। तो लार्ज और नॉइजी ये दोनों ही होंगे, यानी कि ए और डी दोनों ही राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए ऑप्शन ई दिया हुआ है। तो ऑप्शन ई, बोथ ए एंड डी आर राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। आगरा तो नाउन हो गया, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। होल, आउल, लिव्ड और ट्री, इसमें ढूंढना है हमें वर्ब। साफ साफ दिख रहा है, रहना क्या होता है, लिव्ड मतलब रहना होता है, और रहना क्या है, क्रिया ही है। तो ऑप्शन सी जो है लिव्ड, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। वर्ब ढूंढना है हमें, वर्ब। किंग हैड लॉस्ट या ड्रीम, इसमें क्या है जो वर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पर द किंग क्या हो गया, तो नाउन हो गया। इसके बाद ड्रीम, लास्ट नाइट, इसमें से कुछ भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब क्या है, यही हैड है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर मिक्स्ड सेंटेंस। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें दैट लगा हुआ है, इसके साथ ही इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के बिना इनकी बात पूरी भी नहीं होगी, इसीलिए दैट से इन्हें क्या किया है, जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। 2, 4, 3 और 6। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 भी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। 4, 5, 2 और 3। सभी टेंसेस के चार प्रकार होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो फ्यूचर के भी चार ही होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सभी हैं, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यहाँ पर एक और छूट गया है, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ऑल ऑफ दीज। दोस्तों फ्यूचर टेंस इन सभी टेंसेज में डिवाइडेड है, इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। दोस्तों प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था राजन सीरीज में कि राइट आंसर क्या है। तो अब 5 प्रकार के कैसे होते हैं प्रीपोजिशन, मैं आपको सभी का नाम बताती हूँ। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसके अंतर्गत एट, इन, ऑफ, टू, ऑन, अपॉन, फॉर, ये सभी चीजें आती हैं। तो जो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, इसके अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया एट आता है, इन आता है, टू आता है, ऑन आता है, ठीक है। इसके बाद है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसके अंतर्गत दोस्तों आता है अबाउट, इसके अलावा बिटवीन, और भी बहुत सारे हैं, थ्रो, एबव, इनसाइड, विदाउट, विदिन, ईटीसी, ये सभी चीजें दोस्तों आती हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। तीसरा क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन, और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, इसके साथ ही along with, because of, in case of, in order to, in spite of, due to, in front of, ये सभी आते हैं
फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत। फिर चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं कंसीडरिंग, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, बेरिंग। और इसके बाद पांचवा है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में दोस्तों आते हैं थ्रू आउट, ऑन टू, अप टू, विद इन, ठीक है, ये सभी आते हैं। विदाउट, इनसाइड, ये सभी आते हैं डबल प्रीपोजिशन में। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि 5 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, क्योंकि मैंने राजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने आंसर बताया भी था, बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने 4 लिखे थे, तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 है सम जनरल प्रीपोजिशंस आर एट, ऑन, इन, ये सभी है, अभी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, 2, 1, 3 और 4। दोस्तों आपके 4th सेमेस्टर में कंजक्शन 3 प्रकार के बताए गए हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसके अलावा सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी यानी कि 3। और दोस्तों कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, इसमें जैसे कि आपने देखा है बोथ के बाद क्या आता है, एंड आता है। इसी प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो आता है, नाइदर नॉर, आइदर और, इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर टाइम, पर्पज, कंडीशंस, ये सभी आते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस, सुधा जम्प्ड डैश द रिवर, ऑन, इन, एट और इनटू। दोस्तों जब जहां पर गति होती है, गति का मतलब कि कोई वस्तु गतिमान है, जब गतिमान कोई वस्तु होती है तो वहां पर जम्प्ड, किसमें जम्प्ड कर रही है, रिवर में, किसी चीज के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा इनटू, ठीक है। जब वस्तु गतिमान होती है तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस, मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डैश द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑन, एज, ऑफ, इफ। दोस्तों यहां पर भरा जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर वन ऑफ द लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। इसे हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो कंपाउंड में हम इसे एंड से जोड़ सकते हैं, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें प्रीपोजिशन भरना है सही। आई शैल कम डैश एन आवर, एट, टू, इन, ऑफ। दोस्तों यहाँ पर आई शैल कम डैश एन आवर, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको एन बना लीजिए, एन आवर, ठीक है। आवर के पहले एन लगता है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, अ आता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही हम ए एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आई शैल कम, यहाँ पर अगर बैक होता आई शैल कम बैक, तो यहाँ पर तुरंत लग जाएगा इन, आई शैल कम बैक इन एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली लगेगा इन ही। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो सकता है, आई शैल कम बैक इन एन आवर, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है द ट्रेन वॉज पासिंग डैश अ टनल। बहुत ही इजी है, इन, थ्रो, अपॉन या फ्रॉम क्या यूज करेंगे। ट्रेन क्या है, ट्रेन पास कर रही है, ट्रेन जा रही है किसमें से, टनल, यानी कि सुरंग में से होकर निकल रही है, तो सुरंग से पास हो रही है, यानी कि यहाँ पर भरा जाएगा थ्रो, ठीक है, थ्रो। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रो टनल। क्वेश्चन नंबर 35 है
ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट 1 at for or in. He is not eligible test the post on at for or in. दोस्तों एलिजिबल के साथ हमेशा लगता है for, एलिजिबल for, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने किया। इसके बाद दोस्तों हम आगे भी सभी क्वेश्चंस को आपको करवाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। 4th सेमेस्टर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, सभी विषयों को समझ सकते हैं और सभी विषयों की अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। लगातार ऐसे ही आप लोग अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और अपने कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जरूर इसको शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करिए। आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहां पर भी आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है वहां पर प्लीज इसको शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। तो प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करिए और आप लोगों को जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बता दिया करिए, क्योंकि आपको पता है आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर होता है और लगातार होता रहेगा। बस आप ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए और लगातार ऐसे ही हमारे काम को आप ऐसे ही सराहते रहिए, क्योंकि आप लोग की सराहना, आप लोगों का प्यार हमें बहुत आगे तक ले जाएगा, हमें पता है। और आप लोगों को भी हमें शिक्षक बनाना ही बनाना है, हमने सोच लिया है, तो मेहनत हम करेंगे। बस आपको क्या करना है, उस मेहनत में हमारा साथ देना है और लगातार आप लोगों को गाइडेंस तो हम देते ही रहेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।